हेलो एवरीवन, वेलकम टू सला शिक्षा ऑनलाइन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। जैसे हमने अपना पिछली वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म किया था और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें हमने सॉल्व किए थे, थोड़े समझे थे, वैसे ही ट्राई करेंगे इस वीडियो को भी थोड़ा सा शॉर्ट बनाने का। तो चलते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। पहली चीज आती है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई कर रही हों। ठीक है, जैसे ये है, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस क्या हैं, इस सर्कल पे लाई कर रही है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी आपको मेंशन होगा, आपके दिमाग में इसकी एक प्रॉपर्टी ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आता है, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। अब मैं इसको प्रॉपर्टीज नंबर करते जाऊंगी, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रहे कौन सी प्रॉपर्टी कौन से नंबर पे है। तो नंबर 1 हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। नंबर 2 पे हम ध्यान रखेंगे, सपोज यू हैव टू सर्कल्स, या ये एक सिंगल सर्कल में भी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन आई एम टेकिंग टू सर्कल्स ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज आई एम हैविंग टू सर्कल्स विद सम सेंटर O and O prime, and I have two arcs. Say here this is AB and here it is PQ. So if I am saying that AB subtends some angle at the center, say θ1, and PQ also subtends some angle at center O prime, that is θ2, और अगर ये दोनों जो एंगल सबटेंड हुए हैं सेंटर पे, अगर वो इक्वल हैं, इफ θ1 इज इक्वल टू θ2, देन बेटा इट इम्प्लाइज जो आर्क लेंथ होगी वो इक्वल होगी। बेटा चाहे आप आर्क के बारे में बात करें, चाहे आप कॉर्ड के बारे में बात करें, अगर मैं कॉर्ड्स भी बना दूँ ये ए बी एंड पी क्यू, तो अगर θ1 इक्वल टू θ2 है तो आर्क लेंथ भी दोनों की सेम होगी एंड कॉर्ड लेंथ भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसी का कॉन्वर्स भी समझ लेंगे। अगर आपको गिवन है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, चाहे वो आर्क हो चाहे वो कॉर्ड हो, तो बेटा दैट मीन्स θ1 विल बी इक्वल टू θ2। ठीक है, बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टीज। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास एक सर्कल है, उस पे सेंटर से मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया है एक कॉर्ड पे, और वो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया है लेट इट बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो ओ एम है, ओ अगेन मानेंगे जब भी मैं ओ ओ प्राइम लिखूंगी वो हमेशा क्या होंगे, सेंटर होंगे सर्कल के। ठीक है, तो मान लेते हैं ओ एम मेरा परपेंडिकुलर है ए बी के, तो बेटा जो ओ एम है वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को। ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है कॉर्ड पे और वो उस पर परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। और बच्चे इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब उसको हम फिफ्थ प्रॉपर्टी में काउंट कर लेंगे कि इफ ए एम इज इक्वल टू एम बी, अगर यहाँ पे ए एम और एम बी इक्वल हैं, तो यानी कि ओ एम मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ एम डेफिनेटली ए बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसी में एक प्रॉपर्टी और समझ लेंगे। अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसमें मैंने दो कॉर्ड्स बनाए, से दिस इज ए बी एंड दिस इज सम सी डी, और ये ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम, और यहाँ पे ड्रॉ किया एन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये जो ओ एम है ओ एन है, इनको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो कॉर्ड्स का सेंटर से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरा यहाँ पे मैं बोलती हूँ इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब अगर मेरे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल में, तो दे मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट, दे मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब कि यहाँ पे जो मैंने ये ओ एम और ओ एन लिखाया हुआ है,
दे मस्ट बी इक्वल, तो OM मस्ट बी इक्वल टू ON। ऐसे ही इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कि अगर आपके दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर, दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, मैं जानबूझ के आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख के नहीं दे रही हूँ, आपको प्रॉपर समझाती जा रही हूँ। बेटा स्टेटमेंट्स तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, राइट, बट इस तरह से समझाया हुआ आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस में इजी हो जाए। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, इसमें हम ये बोलते हैं कि जो मेरा सर्कल है बेटा, सपोज ये आर्क है एक, राइट, ये आर्क है, ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। अब यही आर्क, सेम आर्क मेरा सर्कल पे भी कुछ एंगल सबटेंड करेगी, राइट। तो सेम आर्क, सपोज मैंने मान लिया जो ए बी आर्क है ये मेरा सर्कल के ऊपर सबटेंड करने का मतलब होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आपने ये ए एंड बी को टच करवाया है, इस तरह से मीट करवाया है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, सपोज बेटा मैं दोबारा इस फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो दो आर्क लगा दिए अभी आपके सामने। तो अब सपोज मेरा ये एंगल, ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो बेटा ये सर्कल पे θ/2 एंगल सबटेंड करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल होगा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर विल बी, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कल। ठीक है, बाय द सेम आर्क, ये ध्यान रखना, एक ही आर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसी आर्क के बारे में। ठीक है, अब ये आर्क हो या कॉर्ड हो बेटा, बात एक ही हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही आपके पास ये आ सकता है बाय द सेम आर्क, तब भी यही रहेगा, बाय द सेम कॉर्ड, तब भी यही रहेगा। लेकिन इन द, जब आप कॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो बेटा कॉर्ड नीचे की तरफ भी एंगल सबटेंड कर सकती है, यहाँ पे भी, राइट। तो हमें इन द सेम सेगमेंट देखना होगा जिस सेगमेंट में सेंटर है। ठीक है ना, इन द सेम सेगमेंट जरूर ध्यान रखेंगे, इन द सेम सेगमेंट इन द केस ऑफ कॉर्ड। ओके, कॉर्ड के केस में सेम सेगमेंट जरूर ध्यान रखेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे एक कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल है, और मैंने मान लिया एंगल मेरा सेंटर पे, ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, सेंटर पे मान लिया एंगल है सपोज 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तब मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगी और यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगी। दो क्वेश्चन है देखिए मेरे पास, मेरे को यहाँ पे ये x निकालना है और ये y निकालना है। तो बेटा ये हम सेम सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये जो कॉर्ड है ये इसी सेगमेंट में ये हाफ वाला एंगल अप्लाई करेंगे। अगर मुझे y निकालना होगा तो मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेम सेगमेंट के एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो सपोज ये अगर मेरा 60 है तो x क्या हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। इसके बाद पहले आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल निकालने से आपका y निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल निकाल के y विल बी हाफ। या एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, आपको पता है ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, तो x प्लस वाई विल बी 180, तो y आपका यहाँ से भी आ जाएगा, तो y विल बी 150। क्लियर है? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल थोड़ा सा डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका आता है बेटा कि अगर आपके पास सपोज एक आर्क है, यही मान लेते हैं ए बी आर्क, राइट। अब ये सर्कल पे दो जगह एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 2 3 जितनी भी जगह सबटेंड कर रही है। बेटा मुझे पता है सर्कल पे जो भी एंगल सबटेंड हो रहा है वो सेंटर का तो हाफ ही है, यानी कि ये सारे एंगल्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इफ दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, देन θ1 मस्ट बी इक्वल टू θ2 बाय द सेम आर्क और बाय द सेम कॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल इन सेमी सर्कल, एक प्रॉपर्टी आती है ना, कि एंगल जब भी, सपोज ये मेरा डायमीटर है ए बी क्या है, डायमीटर ओ से पास हो रहा है, तो बेटा सेमी सर्कल के अंदर अभी जो भी एंगल बनेगा
ए बी के ऊपर वो 90 डिग्री ही होगा। रीजन, एंगल ए ओ बी क्या है बेटा, एंगल ए ओ बी विल बी 180, राइट। तो ये हो गया ए बी आर्क। इस ए बी आर्क ने सेंटर पे 180 सबटेंड किया है, तो यही ए बी आर्क सर्कल पे क्या करेगी, 90 डिग्री हाफ करेगी, राइट। इसलिए सपोज इफ दिस इज सी, एंगल ए सी बी हो जाता है 90 डिग्री। इसलिए हम इसको एक अलग प्रॉपर्टी से जान लेते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल करके, राइट। एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड, बहुत ही जल्दी आप देख लें कैसे हमने 10 प्रॉपर्टीज कवर की हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो इसका रिजल्ट देखो, हमने एसएससी वगैरह में, इन सारे एग्जाम्स में, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें प्रूविंग के लिए तो आता नहीं है, राइट। आपके क्वेश्चन हो आपका आ सकता है कि अगर एक सर्कल है, राइट, एक सर्कल है और वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, इस तरह से सर्कल चारों साइड से, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी एक सर्कल, अगर इफ द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब यही होता है चारों साइड्स को टच कर रहा है, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी रोम्बस। ये आप ध्यान रख लेंगे इस रिजल्ट को, ठीक है। आपके 9th 10th में इसको प्रूव करने के लिए आता है, बट आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, ये भी आपके लिए प्रूव वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रूव नहीं करना है, आपको इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना है। अगर दो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, से एट सम पॉइंट P, ठीक है। तो ये है मेरा B और यहाँ पे कर लेते हैं C, यहाँ पे कर लेते हैं D। तो बेटा ये जो पार्ट्स बने हैं ना कॉर्ड्स के, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों इक्वल होंगे, मतलब AP इंटू PB मस्ट बी इक्वल टू CP इंटू PD, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, जो पार्ट्स बने हैं दे मस्ट बी इक्वल। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी आती है, ये तक कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सपोज ये ए बी यहाँ पे आ रहा है और ये सी डी यहाँ जा रहा है, तो ये ए बी सी डी एंड ये पी। अब भी बेटा यही रहेगा, जो पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे आपके, जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे दे मस्ट बी इक्वल। लेकिन अब पार्ट देखिए क्या क्या है, एक पार्ट है यहाँ पे ये पूरा ए पी एंड देन ये बी पी, सी पी पूरा एंड ये पी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू पी डी। देखिए ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो चाहे इंटरनली इंटरसेक्ट करें चाहे वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो लेकिन ये P क्या है, P आपका पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी P क्या है, पॉइंट इंटरसेक्शन का। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, इसी में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही है। उसको हम 13 का ये फर्स्ट करके 13 का सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो बेटा अगर ये P आपके पास एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है सपोज, ठीक है, ये कॉर्ड ले लेते हैं और ये टेंजेंट ले लेते हैं एक, तो ये P ले लेते हैं, इसको T ले लेते हैं, इसको B और इसको A और B, ठीक है। तो बेटा आपका रिजल्ट ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा PA यानी कि AP, वही हो गया AP इंटू PB इज इक्वल टू, बेटा देखो यहाँ पे तो कोई पार्ट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ PT ही है, तो PT को ही 2 टाइम लिख लेते हैं हम, ठीक है, PT इंटू PT, तो वो PT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, AP इंटू PB बिकम्स PT स्क्वायर। क्यों इस तरह से ध्यान करेंगे, क्योंकि भाई PT तो एक ही पार्ट है, 2 पार्ट तो है ही नहीं, तो हम इसी को 2 बार रिपीट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये। आगे चलते हैं, तो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट के ऊपर, तो जब भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर के ऊपर, बेटा ये सपोज ये मेरा रेडियस है और ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है। ध्यान रखना बच्चे, रेडियस जहाँ पे टेंजेंट को मीट करती है, सबसे पहले तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है बेटा, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही बनता है, मतलब रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगी, ये ध्यान रखेंगे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 15th प्रॉपर्टी पे अपनी।
तो ये कहती है अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इस पे, सपोज एक टेंजेंट ये, ध्यान रखना वो दोनों टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है, फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो सपोज मैंने ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो टेंजेंट लग नहीं रहा था इसलिए हमने हटा दिया है उसे, तो ये, ठीक है। तो ये लेते हैं P और ये A और ये B। बेटा ध्यान रखना, इफ आई एम ड्राइंग टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट, टू टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम एग्जैक्टली सेम पॉइंट, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। दोनों के दोनों लेंथ में क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे, यानी पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, राइट। देन एक और प्रॉपर्टी आती है, वो आप ध्यान रखेंगे खाली, जैसे आपने अभी रोम्बस वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखी थी, इसको ध्यान रखेंगे कि बेटा जब भी मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे, फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ओनली वन सर्कल कैन पास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आप, मैं सिंपल लिख देती हूँ यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे कि ओनली वन सर्कल passes थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो बच्चों को लगता है इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, बट प्लीज ध्यान रखिए तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ही पास करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट अपना थ्योरम पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो ये भी बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको दो सर्कल्स दे दिए, बोला देयर आर टू सर्कल्स एंड देन वन हैज रेडियस सपोज r1, अदर हैज रेडियस r2, ठीक है, जो जो बोलते जा रहे हैं हम मार्क करते जाते हैं, r2 एंड देन सपोज वन हैज सेंटर c1, अदर हैज सेंटर c2, राइट। अब आपको बोला कि जो इनका कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट कौन सा है, ये वाला है, राइट, इनका कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ निकालो। तो बेटा हम ना फिगर बड़े बेकार तरीके से बनाते हैं और फिर हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमको लगता है हमें तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने फिगर कैसा बनाया है, मैंने फिगर जानबूझ के ऐसा बनाया है कि मेरा ये और ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, और ये जो ए बी है मेरा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है, राइट। तो इससे मेरा ए बी निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ये C1 C2 बना दूंगी इस तरह से, इसको हाइपोटेन्यूस की तरह दिखा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने ये C1 C2 जोड़ दिया है। अब बेटा देखिए आपका ए बी कैसे निकल सकता है, ए बी हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से। आप देखो जो ए बी का लेंथ है वही इस वाली लाइन का लेंथ होगा, इसका पैरेलल लाइन ले लिए मैंने, राइट। अब इस वाली लाइन का लेंथ कैसे निकल रहा है बेटा, इसका हाइपोटेन्यूस हो गया है। अब देखिए कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये C1 C2 और ये जो लाइन है ना, ये वाले ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, C1 C2 है, राइट। और इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, टोटल R1 में से R2 का जितना जो है लेंथ वो माइनस कर देंगे, राइट, R1 माइनस R2 कर देंगे, तो B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाया है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल देंगे, बी स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि वो आपको बेस ही निकालना है। आप देखेंगे तो ये आपके पास जो बी है, बी मतलब यहाँ पे ए बी का जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा, आपका C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हमने निकाल दिया है। तो मैंने आपको बताया है किस तरह से आप अगर फिगर्स ढंग से बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इस तरह से R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको फिर से यही बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है R1। अब इनका कॉमन टेंजेंट, जो कि ऐसे कॉमन टेंजेंट पूछते हैं कि क्रॉस में काटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कर्व में लाइन बनी है, प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, राइट। तो मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ, क्या पता स्ट्रेट लाइन दोबारा बन जाए। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन गया। सपोज मुझे ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है, कैसे निकालें बेटा, रेडियस तो परपेंडिकुलर ऐसे ही होगी, तो ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये R1 ये R2, मुझे क्या निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। तो क्या करें हम बेटा, ये देखो
ये है जो यहाँ पे हमने इसको कुछ इस तरह से रखा कि दोनों के सेंटर हमने अलाइन करके रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R2 जितना लेंथ यहाँ पे भी ले लेंगे, ये वाला भी R2 होगा यहाँ तक, राइट, और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो ये R1 हो गया ऊपर का, और ये हमारा R2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, AB निकालना है। ये 90 डिग्री है, तो सपोज मेरा बेस हो गया, इसमें बेस क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, राइट। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरा यहाँ पे हो गया ये वाली लेंथ, सपोज मैं इसको P ले लेती हूँ, तो P भी मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो P भी अगर आप देखेंगे ढंग से बेटा तो क्या है, ये देखो, ये मेरा C1 C2 था, तो ये भी मेरा क्या है बेटा, क्योंकि यही तो मैंने पैरेलल लिया है, पैरेललोग्राम बना हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये भी मेरा क्या है, C1 C2 ही आएगा। तो H मेरा बेसिकली C1 C2 हो गया है यहाँ पे। P का लेंथ कैसे निकालेंगे, H² माइनस B² R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और P क्या है बेटा, P आपका वही कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, तो AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। देखा, हमने ये फॉर्मूला लर्न भी नहीं किया और हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो प्लीज़ अपने फिगर्स इस तरह से बनाइएगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और रहती है, 19th प्रॉपर्टी, वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। तो बहुत ही ईजी है, अगेन ये भी आपको प्रूफ करने को क्वेश्चन आता था 9th 10th में। अभी आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई भी कॉमन टेंजेंट होता है बेटा, कभी भी कोई कॉमन टेंजेंट हो, कॉमन कॉर्ड हो, सॉरी कॉमन कॉर्ड हो, और सपोज ये आपके डायमीटर्स हैं, मैं यहाँ ले लेती हूँ ये A, और ये ले लेते हैं B, और यहाँ ये ले लेते हैं C, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं M। तो बेटा अगर सपोज ये दोनों मेरे डायमीटर्स हैं, ये AOB और BO' ये डायमीटर्स हैं, तो ये जो मेरा AMC होगा, ये AMC होगा, इट मस्ट बी अ लाइन। ठीक है, मेरा जो AMC है, AMC क्या होगा, इट मस्ट बी अ लाइन। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना आपने इसमें कोई प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मैंने ट्राई किया है जल्दी से जल्दी आपको सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करवाने का। फिर भी आपको लगता है कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ अभी बच गई हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, इन दी क्या है, जो कमेंट सेक्शन है आपके, वहाँ आप मुझे बताइए, और मैं ट्राई करूँगी उनको भी अपनी वीडियोज़ में लाने का। बाकी अपनी आगे वाली वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बिल्कुल साथ में रहिए, बने रहिए, बिकॉज मैं अब आगे इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।